Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn and grow together. नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, भारत की भौगोलिक विशेषताएं और कैसे उन्होंने हमारे इतिहास को एक शक्ल दी है। जी, और इसके लिए हम तमिलनाडु बोर्ड की कक्षा 11 इतिहास की किताब के पहले अध्याय को आधार बना रहे हैं। ये चर्चा यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो खास तौर पर काफी मददगार हो सकती है। हाँ, हमारा मकसद यही है कि भारत की जो अलग अलग भौगोलिक बनावटें हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, विशाल मैदान, पठार, फिर वो लंबी तट रेखा, इनको थोड़ा गहराई से समझें। और सिर्फ समझे ही नहीं, बल्कि ये भी देखें कि इन सब ने हमारे इतिहास के मोड़ कैसे तय किए। मतलब कैसे सभ्यताएं बनी, कैसे बड़े बड़े साम्राज्य खड़े हुए और हमारी संस्कृति कैसे विकसित हुई। और वो जो एक बात हमेशा कही जाती है, विविधता में एकता, उस पर भी हम ध्यान देंगे कि भूगोल का इसमें क्या रोल रहा है। बिल्कुल। तो आज हम हिमालय की बात करेंगे, सिंधु गंगा के मैदानों की, दक्कन के पठार की और हाँ, समुद्री तटों की भी। देखते हैं ये सब कहानियां कैसे जुड़ती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर से, हिमालय से। अक्सर हम सुनते हैं कि हिमालय भारत के लिए एक दीवार की तरह है, एक अभेद्य किला। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? किताब कुछ और भी कहती है। हाँ, देखिए, ये बात सही है कि हिमालय एक बहुत बड़ी रुकावट तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पूरी तरह से अभेद्य शायद नहीं। अच्छा जी। किताब बताती है कि उत्तर पश्चिम में जैसे हिंदू कुश पर्वतमाला है, सुलेमान है, कीर्थर है, इनमें कई दर्रे हैं, जैसे खैबर, बोलन, कुर्रम, गोमल। हाँ, नाम सुने इनके। तो ये दर्रे जो हैं, ये असल में मध्य एशिया और भारत के बीच आने जाने के रास्ते थे, आसान रास्ते थे। और स्वात घाटी का भी जिक्र है, वो भी एक अहम रास्ता था। तो फिर ऐतिहासिक तौर पर इनका क्या महत्व रहा? मतलब ये सिर्फ रास्ते थे या कुछ और भी? नहीं, ये सिर्फ रास्ते नहीं थे, ये तो एक तरह से इतिहास बनाने वाले गलियारे साबित हुए। आप देखिए, किताब के मुताबिक इन्हीं रास्तों से इंडो आर्यन आए, यूनानी आए, शक, कुषाण, हूण, तुर्क। मतलब जितने भी बड़े आक्रमणकारी या समूह आए, वो इन्हीं दर्रों से। ज्यादातर। और सिर्फ आक्रमणकारी ही नहीं, प्रवासी भी आए, व्यापारी आए और धर्म का प्रचार करने वाले भी इन्हीं रास्तों से आए। यहाँ तक कि सिकंदर का भी जिक्र है, वो स्वात घाटी से आया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दर्रे सिर्फ हमलों के लिए नहीं थे, बल्कि व्यापार और संस्कृति के लेन देन के लिए भी बहुत जरूरी थे। बिल्कुल। आप कह सकते हैं कि ये टू वे ट्रैफिक था। बाहर से चीजें, विचार, लोग भारत आए और यहाँ से भी भारतीय सोच, धर्म, सामान, वो सब मध्य एशिया और आगे तक गया। तो हिमालय सिर्फ दीवार नहीं, दरवाजा भी था एक तरह से। ये एक नया नजरिया है। जी बिल्कुल। इसने भारत को बाकी दुनिया से जोड़ा भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भारत के मैदानी इलाकों की तरफ। सिंधु गंगा के मैदान, किताब इनके बारे में क्या बताती है? किताब में बताया गया है कि सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, ये सब मिलकर पंजाब के मैदान को सींचती हैं, जिसे 5 नदियों की भूमि भी कहते हैं, है ना? हाँ, पंजाब। और फिर पूरब की तरफ गंगा और यमुना का मैदान है, और ये अपनी उपजाऊ मिट्टी के लिए जाना जाता है, बहुत ज्यादा उपजाऊ। और सिंधु का जो निचला इलाका है, सिंध, वो भी काफी उपजाऊ है। और ये जो जबरदस्त उपजाऊपन है, इसका इतिहास पर क्या असर पड़ा? क्यों कहते हैं कि ये इलाका सभ्यताओं का पालना रहा है? देखिए, जमीन इतनी उपजाऊ थी, मतलब जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा होता था, कृषि अधिशेष जिसे कहते हैं। अच्छा। तो उससे हुआ ये कि बड़ी आबादी पल सकती थी, और जब आबादी बढ़ी, खाने की चिंता कम हुई, तो फिर शहर बसे, बड़े बड़े राज्य बने। हाँ, मतलब वो एक आधार बन गया उनके लिए। बिल्कुल। आप देखिए, हड़प्पा सभ्यता हो या फिर बाद में मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, ये सब बड़े साम्राज्य इन्हीं मैदानों में फले फूले। ये हमेशा से सत्ता और आर्थिक शक्ति का केंद्र रहा है। अच्छा, और क्या इन दो बड़ी नदी प्रणालियों, सिंधु और गंगा के बीच कोई कुदरती बंटवारा भी है? हाँ, किताब में जिक्र है थार रेगिस्तान का और अरावली पहाड़ियों का। ये एक तरह से सिंधु और गंगा के मैदानों के बीच एक सीमा बना देते हैं। अरावली का सबसे ऊंचा पॉइंट माउंट आबू बताया गया है। ठीक है, अब थोड़ा दक्षिण की ओर चलते हैं। किताब में उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक महान विभाजक रेखा का जिक्र है। ये क्या है? जी, ये है विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाएं, और साथ में नर्मदा और ताप्ती नदियां। किताब कहती हैं कि ये मिलकर उत्तर और दक्षिण भारत को काफी स्पष्ट रूप से अलग करती हैं। अच्छा, ये वही नर्मदा नदी है ना जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है? हाँ बिल्कुल, नर्मदा और ताप्ती दोनों पश्चिम की ओर बहती हैं,
और ये विंध्य और सतपुड़ा के बीच से होकर गुजरती हैं। यूपीएससी के एक पुराने सवाल में भी इसका जिक्र था। तो ये भौगोलिक विभाजन काफी महत्वपूर्ण है। तो इस बंटवारे का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक असर क्या रहा? इसने उत्तर भारत, जिसे आर्यावर्त कहा गया, और दक्षिण भारत, दक्षिणापथ, इनके विकास को कैसे अलग-अलग दिशा दी? देखिए, इस भौगोलिक विभाजन की वजह से उत्तर और दक्षिण के बीच संपर्क थोड़ा मुश्किल तो हुआ, एकदम कटा हुआ नहीं, पर मुश्किल जरूर। तो इससे हुआ ये कि दोनों क्षेत्रों की अपनी अपनी खास सांस्कृतिक पहचान विकसित हुई। विंध्य के दक्षिण का जो दक्कन का पठार है, वो ज्वालामुखी चट्टानों से बना है, उसकी अपनी अलग पहचान है। उसने दक्षिण के इतिहास और संस्कृति को एक अलग दिशा दी। और दक्षिण के पठार की मुख्य नदियां कौन सी हैं? उनका क्या महत्व है? दक्षिण की बड़ी नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी। ये ज्यादातर पश्चिम से पूरब बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नर्मदा ताप्ती से उल्टी दिशा में। जी, और इन नदियों ने पठार को उपजाऊ बनाया है। खासकर इनके जो डेल्टा हैं, वो चावल की खेती के लिए बहुत अहम रहे हैं। किताब में कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का एक इलाका है, रायचूर दोआब, इसका खास जिक्र है। हाँ, रायचूर दोआब, दो नदियों के बीच का इलाका बहुत उपजाऊ होता है। तो ये रायचूर दोआब जो है, ये बहुत ज्यादा उपजाऊ था। अच्छा। और इसी वजह से ऐतिहासिक रूप से दक्षिण के जो बड़े बड़े राजवंश थे, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल, फिर बाद में विजयनगर, उन सब के बीच इस इलाके पर कब्जे के लिए लगातार लड़ाई होती रही। मतलब ये एक तरह से स्ट्रेटेजिक और आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। बिल्कुल, जिसका इस पर कब्जा, उसके पास संसाधन भी और ताकत भी। ठीक है, तो हमने पहाड़ों की बात की, मैदानों की, पठार की। अब आते हैं भारत की लंबी तटरेखा पर। इसका क्या असर रहा इतिहास पर? क्या समुद्री रास्ते भी उतने ही अहम थे जितने जमीनी रास्ते, वो दर्रे वगैरह? हाँ बिल्कुल, समुद्री रास्ते भी बहुत अहम थे। भारत की तटरेखा बहुत लंबी है और उस पर कई अच्छे प्राकृतिक बंदरगाह हैं। अच्छा। तो इन बंदरगाहों ने समुद्री व्यापार और गतिविधियों को बहुत बढ़ावा दिया। प्राचीन काल से ही भारत इन समुद्री रास्तों से बाहरी दुनिया से जुड़ा रहा। और ये जुड़ाव कैसा था? मतलब किनसे व्यापार होता था? इन बंदरगाहों से भारत का व्यापार प्राचीन रोम साम्राज्य के साथ होता था। संगम काल के साहित्य में इसका खूब जिक्र मिलता है। ओह, रोम के साथ? जी, और सिर्फ रोम ही नहीं, दक्षिण पूर्व एशिया के जो राज्य थे, जैसे श्री विजय सुमत्रा में या कंबोडिया, उनके साथ भी समुद्री रास्ते से गहरे व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्ते बने। तो ये सिर्फ व्यापार था या संस्कृति का भी लेन देन हुआ? नहीं, सिर्फ व्यापार नहीं था, विचारों का, धर्मों का, जैसे बौद्ध धर्म कैसे दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला, और सांस्कृतिक रीति रिवाजों का भी खूब आदान प्रदान हुआ। भारतीय संस्कृति की गहरी छाप दिखती है दक्षिण पूर्व एशिया पर, और वो इन्हीं समुद्री संपर्कों की वजह से है। तो हमने देखा कि भारत में गजब की भौगोलिक विविधता है। कहीं ऊंचे पहाड़, कहीं सपाट मैदान, कहीं पठार, फिर इतनी लंबी तट रेखा। लेकिन किताब इस बात पर भी जोर देती है कि इतनी भिन्नता के बावजूद यहाँ एक मिलीजुली संस्कृति, एक कॉम्पोजिट कल्चर बनी। ये कैसे हुआ? ये विविधता में एकता का मतलब क्या है यहाँ? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। किताब भारत को एक मेल्टिंग पॉट की तरह दिखती है। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ समय के साथ अलग अलग नस्ल के, अलग अलग संस्कृति के लोग आए और यहीं बस गए। जैसे कौन? जैसे किताब में जिक्र है पूर्व आर्यों का, फिर इंडो आर्यन, यूनानी, शक, हूण, तुर्क, कितने सारे समूह आए और ये सब धीरे धीरे भारतीय समाज और संस्कृति का हिस्सा बन गए। और उनका योगदान भी रहा होगा। बिल्कुल। किताब कहती है कि इन सभी समूहों ने भारत की संस्कृति, कला, वास्तुकला, साहित्य सबको समृद्ध किया, और वो आपस में इतने घुल मिल गए कि आज आप उनकी अलग पहचान मुश्किल से ही कर सकते हैं। क्या भाषाओं में भी ये मिलावट दिखती है? हाँ, दिखती हैं। जैसे वैदिक ग्रंथ हैं, वो मुख्य रूप से संस्कृत में हैं, लेकिन उनमें भी द्रविड़ भाषाओं के शब्द मिलते हैं। अच्छा। और उधर दक्षिण में जो संगम साहित्य है, जो तमिल में है, उसमें पाली और संस्कृत के शब्द पाए जाते हैं। तो ये दिखाता है कि भाषाओं का, विचारों का आपस में लेन देन और मिलाप लगातार चलता रहा। तो ये जो ऊपर ऊपर की भिन्नताएं हैं, भूगोल की, भाषा की, नस्ल की, उनके नीचे एक गहरी एकता हमेशा से रही है। जी बिल्कुल, एक अंतर्निहित एकता, और यही शायद विविधता में एकता का असली मतलब है। और ये विचार आज कितना जरूरी है? मेरे ख्याल से आज तो ये और भी ज्यादा जरूरी है। ये हमें याद दिलाता है कि भारत की ताकत इसी विविधता को अपनाने में है, पहचाने में है। यही मिलाप हमारी पहचान है
चलिए अब कुछ मुख्य बातें दोहरा लेते हैं, खासकर परीक्षा के नजरिए से। पहले प्रीलिम्स के लिए कुछ खास पॉइंट्स। हाँ, तो पहला, हिमालय के दर्रे, खैबर, बोलन वगैरह, ये सिर्फ रुकावट नहीं बल्कि हमलों, लोगों के आने जाने और व्यापार के रास्ते थे। ठीक है। दूसरा, सिंधु गंगा का मैदान बहुत उपजाऊ, बड़ी बड़ी सभ्यताएं और साम्राज्य यहीं पनपे, मौर्य, गुप्त। तीसरा, विंध्य और सतपुड़ा, ये उत्तर और दक्षिण भारत, आर्यावर्त दक्षिणापथ के बीच एक तरह की विभाजन रेखा बने, जिससे दोनों क्षेत्रों का अलग सांस्कृतिक विकास हुआ। चौथा पॉइंट, भारत की लंबी तटरेखा और बंदरगाह, इनसे समुद्री व्यापार बढ़ा, रोम और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ रिश्ते बने, संस्कृति का भी आदान प्रदान हुआ। और एक और था, रायचूर दोआब। हाँ, पांचवा, रायचूर दोआब, कृष्णा तुंगभद्रा के बीच का उपजाऊ इलाका। दक्षिण भारत में ये हमेशा से अहमियत रखता था और लड़ाइयों की वजह भी बनता था। ये प्रीलिम्स के लिए सीधे तथ्य हो सकते हैं। ओके, अब मेंस के लिए कुछ सोचने वाले बिंदु। ये भौगोलिक बातें बड़े मुद्दों से कैसे जुड़ती हैं? जैसे पहला सवाल, राष्ट्रीय एकता। भूगोल ने भारत को जोड़ा कैसे और बांटा कैसे? विविधता में एकता को समझने में भूगोल का क्या रोल है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पहाड़ों और नदियों ने कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पहचान को मजबूत किया, ये सच है। लेकिन दूसरी तरफ विशाल मैदानों ने, व्यापार के रास्तों ने लोगों को मिलाया भी, संस्कृतियों को घोला भी। तो भारत की एकता और विविधता दोनों को समझने के लिए भूगोल को समझना जरूरी है। दूसरा पहलू, सुरक्षा। हिमालय, वो उत्तर पश्चिम के दर्रे, हमारी लंबी तटरेखा, इन सबने हमारी ऐतिहासिक और आज की सुरक्षा नीतियों को कैसे प्रभावित किया है? बिल्कुल, आज भी ये सब हमारी सुरक्षा चिंताओं के केंद्र में हैं। इतिहास में दर्रों से हमले हुए, आज सीमा सुरक्षा की चुनौतियां हैं, तटरेखा की सुरक्षा, समुद्री व्यापार, ये सब भूगोल से जुड़े मुद्दे हैं। और तीसरा, आर्थिक इतिहास। नदी घाटियों ने खेती को आधार कैसे दिया? मैदानों ने साम्राज्यों की अर्थव्यवस्था कैसे संभाली? तटरेखा ने व्यापार को कैसे शक्ल दी? हाँ, भारत का आर्थिक इतिहास भूगोल से बहुत गहराई से जुड़ा है। कहाँ कैसी खेती होगी, कौन से व्यापार के रास्ते चलेंगे, कहाँ कौन से संसाधन मिलेंगे, ये सब भूगोल तय करता आया है। मेंस के उत्तर में इन बातों को जोड़ने से जवाब ज्यादा वजनदार बनेगा। तो कुल मिलाकर आज हमने समझा कि भारत का भूगोल सिर्फ नक्शे पर बनी लकीरें नहीं है। ये एक जीती जागती ताकत है जिसने हजारों साल से हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, वो जो विविधता में एकता है, उसको घड़ा है। जी, और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। किताब कहती है कि भूगोल ने इतिहास को बहुत प्रभावित किया, लेकिन आज का दौर वैश्वीकरण का है, टेक्नोलॉजी का है, दूरियां कम हो गई हैं। तो क्या आज भूगोल का असर कम हो गया है या वो बस किसी नए, ज्यादा महीन तरीके से अपना काम कर रहा है? ये वाकई सोचने वाली बात है। खैर, इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है सुनने वालों को इससे फायदा होगा। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अलविदा। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.